दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में आर्टिकल 20 तक की बात किया था, जिसमें आपने देखा था कि हमने आपको अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण मिलते हैं, इसकी बात हम लोगों ने किया था। अच्छे तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आप जरूर सॉल्व करते रहिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे। तो परीक्षाओं के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए और साथ ही साथ जो आपको कंटेंट पढ़ाए जा रहे हैं उन सभी को अपना एक बेहतर नोट्स बनाइए, अच्छे तरीके से उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस आपको हमेशा आगे ले जाती है और जितना भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने 20 तक की बात कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 21 से, और 21 में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, यहां से हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं। अच्छे तरीके से नोट्स में अपने आप इन सभी बातों को लिखते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 की बात हम लोग करने चल रहे हैं। आर्टिकल 21 में देखेंगे तो किस बात का प्रोविजन यहां पर आपको मिलता है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान यहां पर किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान आपको मिलता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें आप बहुत सामान्य रूप में समझ सकते हैं, राइट टू लाइफ की बात की गई है। राइट टू लाइफ का प्रावधान यहां पर किया गया है। और दोस्त, इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि यह किसके लिए दिया गया है। मींस आर्टिकल 21 के प्रोविजंस जो हैं वो किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें एक शब्द लिखा जाता है व्यक्ति, और व्यक्ति में क्या क्या शामिल होता है ये आपको पता ही होगा। ये जो आर्टिकल है ये व्यक्तियों के लिए है। और दोस्त, व्यक्ति का मतलब कि आपको यहाँ पर सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन दोनों होते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है, सिटीजन्स एंड इसी में नॉन सिटीजन्स को भी शामिल किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि यह जो है सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स ये दोनों के लिए शामिल होता है। तो ये किसके लिए होगा, जो नागरिक हैं और जो अनागरिक हैं दोनों के लिए इसको अप्लाई किया जाता है। और बहुत सोचने वाली बात यह है कि अगर आप किसी को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दे रहे हैं तो अपने नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दें, और जो विदेशों से आया हुआ व्यक्ति है उसको आप प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से अगर वंचित कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपके देश का उसमें ह्यूमन राइट जैसी कोई बात नहीं शामिल है। तो ये थोड़ा सा गलत भी होता है। तो इसीलिए यह व्यक्ति और व्यक्ति के लिए होता है, यानी कि नागरिक और अनागरिक दोनों के लिए इसको दिया गया है। एक सवाल अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है और उसका जिक्र हम लोगों ने कर भी चुके हैं। जैसे एक पॉइंट होता है, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल और केवल हमारे देश के नागरिकों को मिले हैं। हालांकि ये केवल रिवीजन के लिए है, केवल नागरिकों को क्या प्राप्त हुआ है। तो इसमें आपको ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ये 5 ऐसे आर्टिकल होते हैं जो केवल और केवल देश के नागरिकों के लिए होते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 20 एंड 21 जो होते हैं दोस्त, ये 2 ऐसे आर्टिकल होते हैं जो कि इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होते हैं। ये इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होते हैं। किस टाइम पर, जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी होती है, यानी कि आपातकाल के दौरान भी ये सस्पेंड नहीं होते हैं। आर्टिकल 19 की दोस्त अगर बात करते हैं तो आपको ये पता होता है कि इमरजेंसी के दौरान ये क्या होते हैं, इमरजेंसी के दौरान ये अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं। मींस इसमें जो भी प्रोविजंस किए गए हैं उसका अगर वायलेशन होता है तो किसी भी प्रकार से आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा जो शेष आर्टिकल्स बचे होते हैं रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, इनको सस्पेंड करने का राइट किसके पास होता है, तो इनको सस्पेंड करने का जो राइट होता है वो होता है प्रेसिडेंट के पास। बात क्लियर है। अब यहां पर हम लोगों ने बात किया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किसको मिला हुआ है, व्यक्ति को मिला है। मींस सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों को प्राप्त होता है। क्या बात यहां पर लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से
मुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। एक कंडीशन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यहां पर इस बात को जरा समझिएगा कि अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया के जरिए किसी के भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से अलग किया जा सकता है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता वो किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि आपने कुछ ऐसा अगर क्राइम कर दिया है जिसमें आपको प्राण दंड देना अनिवार्य है, आवश्यक है, तो उस कंडीशन में आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो लागू फिर नहीं होगा, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से आपको वंचित किया जा सकता है, सामान्य तौर पर नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर दूसरा एक पॉइंट आता है कि जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, क्या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की वजह से ही यहां पर रहना हमारे राइट टू लाइफ को साबित कर देता है? तो ये गलत होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया था, गोपालन केस उसको बोलते हैं। तो एक बात ये भी ध्यान रखिए, गोपालन केस आया था और गोपालन केस में इस बात को बतलाया गया था कि जो हमारा राइट टू लाइफ है इसमें आपको प्रतिष्ठा भी प्रदान की जानी चाहिए। यानी कि गरिमापूर्ण जीवन अगर आप जी रहे हैं तो गरिमापूर्ण जीवन जीने से ही आपकी जो राइट टू लाइफ का प्रावधान है वो अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पर साबित होता है। तो जो आपका जीवन शब्द है इसमें आजीविका शब्द को भी शामिल करना, फिर इसके बाद रिस्पेक्टफुली जो लाइफ है वो आपकी चलनी चाहिए। तो ये सब बातों को गोपालन केस में जीवन के रहने के अधिकार को और एक्सपेंड किया गया, राइट टू लाइफ को, और वहां पर जो प्रतिष्ठा के साथ, एक गरिमा के साथ आपको जीवन जीना है उसको भी यहां पर शामिल किया गया। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात और होता है कि आर्टिकल 20 में ही 86th एक अमेंडमेंट हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 86th अमेंडमेंट हुआ था और ये कब हुआ था? 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में और लागू हुआ था आगे चल करके 2003 में। तो 86th अमेंडमेंट के जरिए यहां पर एक शब्द और जोड़ा गया था, वो था आपका राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन आपको किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा 21 का सब क्लॉज ए है, यहां पर मिलता है। और जो आरटीई को लागू किया गया, पीसीएस में एक बार सवाल आया था कि आरटीई को कब लागू किया गया था, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया आरटीई को। और यहां पर प्रावधान आपको क्या किया गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को, एज ग्रुप ध्यान रखिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। कौन सा एज ग्रुप होगा? तो ध्यान रखिएगा 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। आरटीई के अंतर्गत, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत इस बात को शामिल किया गया। आपको अगर याद हो तो एक पॉइंट यहां पर और जोड़ा गया था 86th अमेंडमेंट के जरिए ही, और वो था 11th नंबर का फंडामेंटल ड्यूटी। 11th नंबर पे फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था और यहां पर बताया गया था कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, 14 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावक यानी कि जो गार्जियन होंगे, इनका कर्तव्य बतलाया गया। क्या कर्तव्य बतलाया गया? कर्तव्य बतलाया गया कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होंगे उनको अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना ये उनके गार्जियन का दायित्व होगा। तो यहां तक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आप जरा सोचिए कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही शिक्षा के अधिकार को भी एक जीवन के अधिकार के रूप में शामिल किया गया। अक्सर बार बार सवाल ये आपसे पूछे जाते हैं। अब राइट टू एजुकेशन को जब शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल कर लिया गया, अब इसी की और भी थोड़ी सी व्याख्या की गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका जो दायरा है, इसका जो एक सीमा है, वो कहां तक जाती है? प्राकृतिक अधिकारों तक इसकी सीमा जाती है। जैसे आपने पढ़ा है कि ह्यूमन राइट्स में होता है कि किसी व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते जिन अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन राइट कहते हैं।
ठीक उसी तरीके से जब हम प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं तो प्राकृतिक अधिकारों का दायरा जो होता है वो भी काफी बड़ा होता है। अब प्राकृतिक अधिकारों तक इसकी व्याख्या की गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जरिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसकी व्याख्या जो है वो बढ़ा करके की गई और यहां पर जीवन के अधिकार में कुछ महत्वपूर्ण बातें शामिल की गई। जीवन का अधिकार, अब इसका दायरा कहां तक होगा जरा इस बात को समझते हैं। तो जीवन के अधिकार का जो दायरा है ये कहां तक और बढ़ जाता है, तो एक एक पॉइंट को जरा ध्यान में रखिएगा। और इसकी जो व्याख्या की गई थी प्राकृतिक अधिकारों तक इसकी व्याख्या की गई है। अब इसी के आधार पर आप बहुत सारी चीजों को समझ के आधार पर भी अपने एग्जाम में आंसर लगा सकते हैं। प्राकृतिक अधिकार तक इसकी व्याख्या की गई। अब प्राकृतिक अधिकारों तक अगर इसकी व्याख्या की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? पहला पॉइंट हो गया कि इसमें बेहतर पर्यावरण की बात होनी चाहिए। बेहतर पर्यावरण की बात आपको यहां पर करनी है। तो बेहतर पर्यावरण की बात अगर कर रहे हैं तो ये भी क्या है, ये आपके जीवन के अधिकार में शामिल है। बेहतर पर्यावरण होना चाहिए। इसके साथ साथ में आपको स्वच्छ जल की आवश्यकता होनी चाहिए। हम यूं कह सकते हैं कि शुद्ध पेय जल की बात होनी चाहिए। ये भी क्या है, ये भी आपके राइट टू लाइफ में शामिल है। इसके अलावा बात करें तो शीघ्र विचारण की स्वतंत्रता, क्या होगा? शीघ्र विचारण की स्वतंत्रता। अब शीघ्र विचारण की स्वतंत्रता का मतलब है कि अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो उसका जो विचारण है, अक्सर आप देखते हैं कि कोई केस चल रहा है तो बहुत दिनों तक केस चलता रहता है, उसमें आप अपराधी हैं कि नहीं हैं इसको पता लगाने में ही कम से कम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक का वक्त गुजर जाता है। तो ये गलत बात है और ये राइट टू लाइफ में आपके इस बात को शामिल किया गया है कि शीघ्र विचारण होना चाहिए किसी भी मुकदमे पर। इसके अलावा अगर आपको विधिक सहायता की आवश्यकता है तो विधिक सहायता, लीगल एडवाइस भी आपको मिलनी चाहिए। विधिक सहायता की बात भी की गई है कहां पर? तो राइट टू लाइफ के अंतर्गत विधिक सहायता का भी प्रावधान किया गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे विधिक सहायता तो एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, ध्यान से समझिएगा, एकांत कारावास के विरुद्ध, अगेंस्ट की बात कर रहे हैं, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार भी दिया गया है राइट टू लाइफ के अंतर्गत। इसके बाद देखेंगे तो बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, इस बात का प्रावधान कहां पर किया गया है? तो बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका भी प्रावधान आपको कहां पर देखने को मिल जाता है? राइट टू लाइफ में ही देखने को मिलता है। फांसी में विलंब के विरुद्ध, क्या ये फंडामेंटल राइट है कि नहीं? तो बिल्कुल है। तो फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, विलंब के विरुद्ध अधिकार, ये भी क्या है? अगर मान लीजिए कि आपको फांसी की सजा सुना दी गई है तो शीघ्र जो है आपको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाना चाहिए। ये भी क्या होता है? राइट टू लाइफ। चूंकि अगर ये डेट फिक्स हो चुकी है कि आपको फांसी लगनी है तो इसका मतलब है कि शीघ्र जो है वो फांसी की सजा आपको मिलनी चाहिए, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध क्या ये होगा? तो पुलिस कस्टडी में है, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, हिंसा के विरुद्ध अधिकार, इस बात का प्रावधान भी आपको दिया गया है, राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही दिया गया है। इसके बाद देखेंगे तो शुद्ध जल पीने के लिए, ये आप जानते हैं। अच्छी सड़कों का अधिकार, ये भी क्या है? राइट टू लाइफ में आपके शामिल होता है। अच्छी सड़कों का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार। और एक बात ये समझते रहिएगा कि ये सारे जो प्रोविजन है ये सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बताया है कि अच्छी सड़कें भी होना चाहिए, ये भी राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। शुद्ध पानी हमको पीने के लिए मिले, अच्छा पर्यावरण मिले, हमें विधिक सहायता मिले, अभिरक्षा में हमारे साथ कोई हिंसा न होने पाए, फांसी हमारी जल्दी से मिलनी चाहिए। ये सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी व्याख्या करने में बतलाया है। इसके बाद देखेंगे तो प्रतिष्ठा का अवसर जो होता है, प्रतिष्ठा का अधिकार,
तो प्रतिष्ठा का अधिकार भी आपको क्या होता है, ये भी आपको फंडामेंटल राइट के अंतर्गत राइट टू लाइफ में इस बात का प्रावधान किया गया है। इसके बाद कार्यस्थल पर महिलाओं का काफी इंपॉर्टेंट होता है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। लैंगिक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का फंडामेंटल राइट ही है आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही। और इसके बाद में देखेंगे तो जैसे जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये भी क्या है, जीवन साथी चुनने का अधिकार, तो ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। अपने मनपसंद की शादी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आवास या आश्रय का अधिकार, ये है कि नहीं, तो आवास या आश्रय का जो अधिकार है ये भी क्या है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही आता है। मैं ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूं ये सारे पॉइंट क्योंकि इन्हीं में से आपको अक्सर एग्जाम में सवाल के रूप में मिल जाता है। विदेश यात्रा का अधिकार होगा या नहीं, तो विदेश यात्रा का अधिकार भी क्या होगा, ये भी एक फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें एकांतता का अधिकार यानी कि निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, तो ये भी क्या होगा, प्राइवेसी का अधिकार जो है ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल होता है। अब आप इसमें देख लीजिए कि जितने पॉइंट को हम लोगों ने बात किया है इसमें सवाल के पूछे जाने के तरीके जो हैं वो आपको अलग अलग हो सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप समझते रहिएगा। सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है, ये सभी इसमें से आपको एक एक पॉइंट देकर के सवाल पूछ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत शामिल हैं या फिर आर्टिकल 21 में शामिल हैं। तो ऐसे सवाल जो हैं वो आपके एग्जाम में यहां से मिलते रहेंगे। तो इन सारे प्रश्नों को आप एक बार दो बार जरूर रिवाइज करिए ताकि यहां से अगर कोई भी सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो उसको आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकें। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, यहां से जितने भी सवाल आपको मिले उसको आप कर सकते हैं। चलें अब आगे की हम लोग बात करते हैं। तो आर्टिकल 21 की बात हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है दोस्त। इसके बाद होता है आपका आर्टिकल 22 और 22 में हम लोग अगर देखेंगे तो यहां पर भी आपको कुछ अच्छे सवाल मिल जाते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिएगा, जब हम लोग आर्टिकल 22 की बात करते हैं, आर्टिकल 22 की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर होता है आर्टिकल 22 की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहां पर यही समझना होता है कि जब हम किसी को गिरफ्तार कर रहे होते हैं तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात यहां पर आपको की गई है। मनमानी गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण। तो किसी के साथ अगर मनमानी गिरफ्तारी हो रही है, मनमानी गिरफ्तारी, तो यहां पर आप इस बात को समझिएगा, मनमानी गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, तो यहां पर क्या पॉइंट आपको होना चाहिए इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन सबसे पहले एक सामान्य सी बात है, जब भी आप किसी को गिरफ्तार करने की बात करते हैं ना, तो उसको गिरफ्तार करने का दो तरीका होता है। एक तरीका ये होता है जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य विधि, और सामान्य विधि में आप इस बात को समझिएगा कि सामान्य विधि में क्या होता है, अपराध कारित हो चुका होता है। यहां पर अपराध कारित हो चुका होता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपराध कारित हो चुका होता है, तो वहां पर क्या होता है, फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य विधि कहते हैं। और दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध, निवारक निरोध इसको बोला जाता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन इसको बोलते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन और जनरल लॉ में किस बात का डिफरेंस होता है कि सामान्य विधि के अंतर्गत हम उसी को गिरफ्तार करते हैं जो कि अपराध कर चुका होता है, मींस क्राइम जो है वो डन हो चुका है, और ये होता है आपका सामान्य विधि। जब हम किसी भी अपराध करने वाले की मंशा यानी कि उसकी संभावना के आधार पर अगर हम किसी को गिरफ्तार कर ले रहे हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, संभावना के आधार पर, संभावना के
आधार पर अगर हम किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत उसको अरेस्ट करना कहते हैं। तो ये पहली तो ये दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। अब किसी भी व्यक्ति को अगर सामान्य विधि के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसको यहां पर क्या मिलता है, 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं। सामान्य विधि के अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं, 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं यहां पर दी गई हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रीडम। अब यहां पर क्या है कि जो 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है उसमें से पहला पॉइंट क्या हो जाता है कि गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने क्या होगा कि उसको प्रेजेंट करना होगा, के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। किसको, जिसने अपराध किया है। तो निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसे 24 घंटे के अंदर जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि इस 24 घंटे में आने जाने के समय को छोड़कर ये 24 घंटे काउंट किए जाएंगे। ये बात कंफर्म हो गई। अब इसके बाद यहां पर एक पॉइंट आपको और मिलता है और वो पॉइंट आपका क्या होता है, तीसरे नंबर पर, कि यहां पर होता है मनपसंद विधि व्यवसायी। मनपसंद विधि व्यवसायी से परामर्श की बात की गई है। तो मनपसंद विधि व्यवसायी से अगर परामर्श लेना है तो इसका भी प्रावधान आपको मिलता है आर्टिकल 22 के अंतर्गत। तो यहां पर आपने इतनी सारी जो इंपॉर्टेंट बातें थी इसको समझ लिया जो कि संविधान के अंतर्गत आपको दिया गया है। अब कंडीशन यहां पर क्या है कि ये जो आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं ये सामान्य विधि के अंतर्गत ही मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल सामान्य विधि के अंतर्गत ही मिलता है। 2 लोगों को ये नहीं मिलता है। किसको नहीं मिलता है, इसको जरा समझिए। तो 2 ऐसे लोग कौन कौन से हो सकते हैं, तो 2 ऐसे लोग होते हैं। पहला, एक तो होता है शत्रु देश का अगर कोई नागरिक है। और किसको मिलता है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में यानी कि निवारक अपराधी हैं उसको। 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी शत्रु देश का रहने वाला है, उसको ये 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं नहीं मिलेंगी। और अगर किसी को हमने निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत अगर हमने किसी को गिरफ्तार कर रखा है तो उसको भी ये 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उसको भी प्राप्त नहीं होती हैं। बात यहां पर कंफर्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन या इसको हम लोग कहते हैं निवारक निरोध। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो ये केवल होता है संभावना के आधार पर। मतलब क्या होता है इसका, संभावना के आधार पर मतलब क्या होता है कि अगर किसी ऐसे स्थान पर आप हैं और जहां पर अपराध होने की प्रबल संभावना है और आप वहां पहुंच करके कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बैंक में गए और कैशियर रूम को आप देख करके आपने कहा कि यहां पर आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी मतलब कर दिया कि इससे लगने लगे हाँ आप यहां से पैसा चोरी कर सकते हैं या डकैती कर सकते हैं। तो वही होता है संभावना के आधार पर। अपराध अभी तक हुआ नहीं है लेकिन होने की संभावना पूरी है और आपकी एक्टिविटी को ध्यान रखते हुए अगर सिक्योरिटी ने आपको अरेस्ट कर लिया है तो वहां पर अपराध हुआ नहीं था बल्कि अपराध होने की संभावना थी और होने की संभावना के आधार पर ही आपको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। ये बात समझ में आई, संभावना के आधार पर यानी कि यहां पर दंडित करना उद्देश्य नहीं है। दंडित करना उद्देश्य नहीं है, तब क्या उद्देश्य है, उद्देश्य इसका होता है दंडित करना उद्देश्य नहीं है। फिर उद्देश्य क्या होगा, तो यहां पर क्या होता है कि अपराध को रोकना, क्या इसका उद्देश्य होता है, अपराध को रोकना इसका उद्देश्य होता है, न कि इसके लिए
पनिशमेंट देना। तो अपराध को रोकने के उद्देश्य से अगर हम किसी को गिरफ्तार कर ले रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो कई सारे समय समय पर आपको, जैसे पोटा है, टाडा है, ये सभी क्या है, समय समय पर आपके लिए ये कानून जो है वो बनाए गए थे। अब जो निवारक निरोध के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अगर हम लोग गिरफ्तार किए हैं तो उस व्यक्ति को क्या स्वतंत्रता मिलती है? एक तो हमने देखा था सामान्य विधि के अंतर्गत, लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है उसके लिए क्या मिलती है आजादी? इसके लिए पहला होता है कि इसको अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा गया है, अधिकतम 3 माह तक निरुद्ध किया जा सकता है। कितने समय के लिए दोस्त? 3 माह के लिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा, 3 माह के लिए। और अगर 3 महीने से अधिक गिरफ्तार करना है तो क्या होगा? एक होती है परामर्श कमेटी, यानी कि एडवाइजरी कमेटी एक होती है। अधिक अगर गिरफ्तार करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा? उसके लिए होता है एक एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी होती है, अगर उसने इससे ज्यादा का रिकमेंडेशन किया है कि इससे ज्यादा भी इसको गिरफ्तार करने की आवश्यकता है, तो वहां पर क्या होता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत मैक्सिमम 3 महीने तक, ज्यादा अगर इसको करना है तो उसके लिए एडवाइजरी कमेटी से, जो कि सलाहकारी कमेटी होती है, उसका गठन होता है और वो जितना रिकमेंड करेगा फिर उस आधार पर जो है ये आपको गिरफ्तार रखा जा सकता है। बात क्लियर हो गई? तो आर्टिकल 21 की बात हम लोगों ने किया है और 21 में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी 21 की बात की है, 22 की बात की है। यहां से आप देख लीजिए कि जितने भी पॉइंट हम लोगों ने अभी तक कवर किए हैं ये सारे पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सभी छोटे छोटे फैक्ट आपको भले लग रहे हैं लेकिन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आर्टिकल 21 से संबंधित जो भी था, आर्टिकल आरटीई की बात हम लोगों ने किया, फिर जीवन के अधिकार में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें शामिल होती हैं इसकी चर्चा किए। फिर इसके बाद मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण में हमने बताया आपको कि 2 तरीके से गिरफ्तारी होती है। सामान्य विधि में अगर हो रहा है तो ये 3 प्रकार के फ्रीडम मिलती हैं और यहाँ पर निवारक निरोध में क्या होता है कि संभावना के आधार पर जो है किसी को गिरफ्तार करना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको हमने आर्टिकल 22 के अंतर्गत बतलाया है। अब फंडामेंटल राइट का जो एक तीसरा नंबर का है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात हम लोग कर रहे हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की जब बात करते हैं तो इसमें प्रावधान क्या होता है? राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन, मतलब क्या होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध्यान रखिएगा यहां पर अगेंस्ट है और अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? विरुद्ध। कभी कभी ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है शोषण का अधिकार, तो शोषण का अधिकार तो आपको मिलता नहीं है। मिलता क्या है? राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपको मिलता है और ये बात आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, ये बात आपको समझना है। इसके लिए जो संविधान में आर्टिकल्स मिलते हैं ये आपको यहाँ पर 2 मिलते हैं, 23 एंड 24। आर्टिकल 23 और 24 में आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान देखने को मिलता है। तो यहां से हम लोगों को बात अपनी करनी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसमें आप एक एक करके जरा समझिएगा। सबसे पहले हम लोगों को बात करना है आर्टिकल 23 की, और जब आर्टिकल 23 की हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको दिया गया है, 23 की बात हम लोग करते हैं तो यहां पर आपको दिया गया है मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और इसके साथ साथ में फोर्स्ड लेबर, ये आपको दोनों पर क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी रोका गया है और साथ ही साथ आपको क्या रोका गया है? यहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर, इन 2 बातों को रोका गया है। कहां पर ये रोका गया? आर्टिकल 23 में। 23 में जो है, जैसे बलात्श्रम की बात करते हैं या हम लोग दास प्रथा की बात करते हैं,
तो जबरदस्ती किसी से काम करवाना ये गलत है, और ये आपको यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये आपको किसी भी तरीके से जबरदस्ती किसी से आप कार्य नहीं करवा सकते। भले आप उसके लिए बदले में पैसा बहुत ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपको किसी से जबरदस्ती काम करवाने का अधिकार नहीं होगा। ये बात आपको कहां पर मिलती है? तो आर्टिकल 23 में मिलती है। यहीं पर एक शब्द और है कि मानव का अनैतिक व्यापार नहीं होना चाहिए, जो किसी का गलत उद्देश्य से अगर मनुष्यों का अगर वस्तुओं की तरह खरीदना और बेचना है, तो इस बात को रोका गया है। कहां पर? आर्टिकल 23 के अंतर्गत ही रोका गया है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे बधुआ मजदूरी होता है, इसको भी रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 23 का ही सेकंड क्लॉज होता है। 23 के सेकंड क्लॉज में ही यहां पर लिखा गया है कि अगर राज्य चाहे तो राष्ट्र सेवा के लिए आपसे जबरदस्ती कार्य करवाया जा सकता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आपसे सेवा लिया जा सकता है, सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सेवा लिया जा सकता है। अब इसके लिए आप मना नहीं कर सकते हैं कि ये हमारे साथ फोर्स्ड लेबर जैसी यानी कि बलात्श्रम जैसी स्थिति आती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बिना उचित पारिश्रमिक दिए हुए जो आपकी लेबर कॉस्ट होती है वो आपको मिलना चाहिए होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे जो कैदी होते हैं तो कैदियों से भी काम करवाया जाता है, लेकिन कैदियों को भी क्या दिया जाता है? पारिश्रमिक दिया जाता है। कैदियों को भी पारिश्रमिक दिया जाता है। जितने भी कैदी देखते हैं उनको भी पारिश्रमिक दिया जाता है, उनको लेबर कॉस्ट दी जाती है। और अगर किसी कैदी से काम भी करवाया जाए और उनको कोई लेबर कॉस्ट भी न दिया जाए तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बलात्श्रम कहेंगे। इसीलिए जितने कैदी होते हैं जो वो काम करते हैं जेल के अंदर, तो उनको उसके लिए पारिश्रमिक भी दिया जाता है, और इस तरीके से हम कहते हैं कि वो बलात्श्रम नहीं होता है। ये आपको इसी तरीके से अगर देखेंगे तो 1976 में एक बधुआ मजदूर एक्ट भी लाया गया था 1976 में, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना। दूसरा एक आर्टिकल इसी में है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ही इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 24 में किस बात का प्रोविजन है? तो यहां पर एज ग्रुप ध्यान रखना है। 24 में अगर 14 साल से 14 साल तक के बच्चे, 14 वर्ष तक के बच्चे जो होंगे, इनसे किसी भी बच्चों से किसी भी जो खतरनाक कार्य हैं, खतरनाक कार्य हैं या जोखिमपूर्ण कार्य हैं, जोखिमपूर्ण कार्य हैं, तो यहां पर इनको नियोजित नहीं किया जाएगा, नियोजित नहीं किया जाएगा। कहां पर? अगर कोई खतरनाक कार्य है, और खतरनाक कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बताया है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री खतरनाक है। तो खतरनाक इंडस्ट्रीज में अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन सा होगा? जैसे आप जानते हैं कि कालीन उद्योग है, कांच उद्योग है, इसको चाहे तो आप लिखते भी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था? जैसे कालीन उद्योग है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ग्लास इंडस्ट्री है यानी कि कांच उद्योग है, कांच उद्योग है। ये सभी कैसे हैं? जोखिमपूर्ण खतरनाक कार्य होते हैं। जैसे माइनिंग होता है तो माइनिंग में भी इनको नियोजित नहीं किया जा सकता है। जैसे क्रैकर इंडस्ट्री होती है, पटाखा उद्योग होता है, तो वहां पर भी नहीं। जैसे माचिस उद्योग है, माचिस उद्योग, यहां पर भी इनको नियोजित नहीं किया जाएगा। जैसे रासायनिक उद्योग होता है, केमिकल इंडस्ट्री है, तो केमिकल इंडस्ट्री में भी इनको हम नियोजित नहीं कर सकते हैं। तो अल्टीमेट कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर कोई खतरनाक टाइप का उद्योग है तो वहां पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता है। ये बात आपको कहां पर देखने को मिलती है? ये मिल जाता है आपको आर्टिकल 24 में। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें थी, आपके एग्जाम के लिए काफी जरूरी होंगी। इन सभी बिंदुओं को आप अच्छे तरीके से समझे रहिए। यहां से अगर कोई भी सवाल आपको मिलते हैं तो उसको आप कोशिश करिए कि अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। तो आज के लिए हम लोगों की क्लास जो है बस यहीं तक रहेगी। 24 तक की बात हम लोगों ने किया है।
धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर के संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।